हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है, एनएचपीसी जेई की डेट आ चुकी है और 29 अक्टूबर को इसका एग्जाम शेड्यूल कराया गया है। तो आज हम एनएचपीसी जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और 25 अक्टूबर को आपकी एक मैराथन भी शेड्यूल की गई है, तो उस मैराथन को भी जरूर अटेंड करें बच्चों। चलिए चलते हैं अपने सेशन के लिए। तो द प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन। सबसे पहले प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ होती क्या है? तो ये वो डेप्थ होती है, इट इज द मैक्सिमम डेप्थ दैट इज फिजिकली पॉसिबल ओवर अ रीजन। जो फिजिकली पॉसिबल है वहां पर, जो मैक्सिमम डेप्थ फिजिकली पॉसिबल है उधर, उसको प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का, तो इसका रिलेशन क्या होता है बच्चों? आपका ये रिलेशन होता है, आपका ये होता है PMP इज इक्वल टू P बार प्लस K सिग्मा। ठीक है ना? तो P बार प्लस K सिग्मा, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये है क्या, देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होती है? द ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकल पॉसिबल ओवर अ स्टेशन और बेसिन, उसी को आप प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के तौर पे जान रहे हैं। यहाँ पर P क्या होता है? मीन ऑफ एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल। Sigma is the standard deviation of the series. K is a frequency factor which depends upon the statistical distribution of the series. ठीक है ना? So यहाँ पर PMP is equal to क्या हो जाएगा बच्चों? P बार प्लस K सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। जो फ्लेक्सुरल कोलैप्स होता है ओवर रेनफोर्स्ड बीम में, ये किस वजह से होता है? क्या ये कंप्रेशन फेलियर की वजह से होता है, क्या टेंशन फेलियर की वजह से, क्या यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से, या नन ऑफ दीज? तो अगर आप फ्लेक्सुरल कोलैप्स देखेंगे ओवर रेनफोर्स्ड बीम में, it is due to the tension failure. It is due to the tension failure. So option B is the right answer for this particular question. Next question की अगर हम बात करें, load applied during a compressive strength test of brick till its failure is at the rate of dash kg per centimeter square per minute. देखिए, जो लोड अप्लाई किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक के केस में, वो लगभग कितना होता है आपका? 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड यहाँ पर होता है। और यहाँ पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के उसमें पूछा हुआ है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट में पूछा हुआ है। तो जो लोड अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक टिल इट्स फेलियर इज एट द रेट ऑफ 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Concordant cable profile is, concordant cable profile यहाँ पर कौन सी होती है बच्चों? A cable profile that produces no support reaction due to pre-stressing, a cable profile which is parabolic in nature. Third option है आपका, a cable profile which produces no bending moment at the support of beam. Fourth is a cable profile lead corresponding to axial stress diagram. तो concordant profile आपकी कौन सी होती है बच्चों? It's a cable profile that produces no support reaction due to pre-stressing. So option A is the correct answer for this particular question, all of you, right? Next है, during a particular stage of growth of crop, consumptive use of water is 2.8 mm per day. If the amount of water available in the soil is 25% of 80 mm depth of water, which is the frequency, what is the frequency of irrigation? देखिए, अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप में क्या हो रहा है? जो कंजम्पटिव यूज है पानी का, वो 2.8 mm पर डे के अराउंड यहाँ पर है बच्चों। अगर amount of water which is available in soil is 25% of the 80 mm depth of water, what is the frequency of irrigation? मतलब आप लोगों ने ये डायग्राम फॉर श्योर यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है ना? जिसमें हम लोग क्या होता है, जैसे ही ऑप्टिमम वाटर लेवल पे आता है वापस से रिचार्ज करते हैं, जैसे ही ऑप्टिमम लेवल पे आता है वापस से रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके की प्रोफाइल फॉर श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे वो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, बेसिकली यही पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है? तो अब हम लोग बेसिकली हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है क्या। हमें देखना है कि कितने दिन के बाद हमें उसको रिचार्ज करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वाटर के बारे में, वाटर अवेलेबल इन सॉइल, पानी सॉइल में कितना वाटर अवेलेबल है। तो यहां पर देखिए लिखा है द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल इज 25% ऑफ द 80 mm डेप्थ ऑफ वाटर। तो मतलब 25% ऑफ द 80 mm डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहां पर 20 mm की डेप्थ मतलब अवेलेबल है, किसमें? सॉइल के अंदर। चाहिए कितनी? 80 mm डेप्थ की चाहिए थी, और अवेलेबल कितनी है मिट्टी के पास? अभी सिर्फ और सिर्फ 20 mm की डेप्थ अवेलेबल है। तो रिक्वायर्ड कितनी है, मतलब हमें कितनी रिक्वायर्ड और है डेप्थ? 80 - 20, दैट मींस 60 mm की डेप्थ हमें चाहिए बच्चों। 60 mm की और डेप्थ हमें पानी के अंदर, मतलब उस सॉइल के अंदर चाहिए। क्योंकि यहां पर अब आप देखेंगे कंजम्पटिव यूज मतलब क्या होता है, दिन में वो कितना यूज कर रहा है, कितना? 2.8 mm पर डे यूज कर रहा है।
तो हमें वो लिखा है उसमें व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अब कितने दिन के बाद आप उसको वापस रिचार्ज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो डेप्थ रिक्वायर्ड है हमें डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज, मतलब एक दिन में वो कितना यूज कर पा रहा है, पर डे लिखा है ना 2.8 mm पर डे, कंजम्पटिव यूज पर डे कितना है, तो आप क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 2.8 mm, यहां पर क्या कर देंगे 60 mm डिवाइडेड बाय 2.8 mm, तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। सॉल्व करिए इसको, आंसर निकालिए, लेट्स सी कितना आंसर बच्चों यहाँ पर आ रहा है। देखिए यही हमने भी किया, 20 mm डेप्थ, 60 mm का पानी एडिशनल चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2.8 व्हिच इज 21.43 डेज, thus the crop should be irrigated after 21 days। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था बिल्कुल वही डायग्राम, कौन से वाला, ये वाला। जब देखिए 21 डेज में वो पूरा यहां तक आ चुका है, फिर उसके बाद रिचार्ज किया जाएगा, फिर आ गया, फिर रिचार्ज किया जाएगा एंड सो ऑन, तो 21 डेज के बाद होगा बच्चों। नेक्स्ट इज अ कैचमेंट एरिया ऑफ 90 हेक्टेयर्स। कैचमेंट एरिया आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों 90 हेक्टेयर्स के अराउंड, इट हैज अ रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 0.4, a storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity 4.5 centimeter per hour creates a peak discharge rate of what। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये कि कैचमेंट का जो एरिया है 90 हेक्टेयर्स के अराउंड बच्चों यहाँ पर है ना, और रन ऑफ कोएफिशिएंट उसका क्या है 0.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पीक डिस्चार्ज पूछा हुआ है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे K इंटू PC इंटू A। यहाँ पे PC क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, K इज योर रन ऑफ कोएफिशिएंट और A इज द कैचमेंट एरिया, जो कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कितना है 0.4, इंटेंसिटी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर पर आवर, और एरिया कितना है आप लोगों का, एरिया आपको दे रखा है 90 हेक्टेयर्स। अब देखिए ये सेंटीमीटर पर आवर में है और वो हेक्टेयर्स में है, मतलब सेंटीमीटर में है, वो अगेन 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, या तो अगेन आप इस 90 ये है ना 4.5 सेंटीमीटर है, या तो आप इसको मीटर कर लो, यहाँ पे जो आंसर है वो मीटर में ही दिए हुए हैं, तो 9 ये जो आपका 4.5 दे रखा है, आपको इसी को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, मतलब 10⁻⁻²। तो चाहे इसको यहीं पे लिख लीजिए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में, ताकि हमारे यूनिट्स सेम रहे बच्चों, है ना। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 90 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला जैसे कि हम लोगों ने देखा वही है, K इज द रन ऑफ कोएफिशिएंट, और यहाँ पर आप लोगों को जैसे कहते हैं, ये भी इसने तो सेकंड्स में, क्योंकि ऑप्शन में शायद सेकंड होगा इसलिए दे रखा है। देखिए मीटर के ऊपर सेकंड है हमारा, ये पर आर में चल रहा है, तो आर को सेकंड में चेंज करने के लिए इन्होंने इस तरीके से वहां पे सॉल्व किया हुआ है। जैसे आप सभी को पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ऐसा होता है। तो दैट मीन्स 1 आवर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 60 इंटू 60 क्या है आपके सेकंड्स है। 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाते हैं बच्चों, 60 इंटू 60 सेकंड यहाँ पर हो जाते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे ये आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे मीटर के ऊपर सेकंड में दे रखा है, इसलिए हमने ये, क्योंकि ये यूनिट्स देखिए पर आवर में है, इसलिए हमने आवर को चेंज करने के लिए, मतलब 4.5 इंटू 10⁻² मीटर तो हो गया था, मीटर पर आवर था, लेकिन आवर को हमने क्या किया सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3600 से हमने यहाँ पे बच्चों डिवाइड कर दिया है। क्लियर, फर्दर आगे आप देखेंगे सॉल्यूशन। तो K अगेन रन ऑफ कोएफिशिएंट इंटू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट, तो ये सॉल्व करके आपका जो आंसर आता है वो आता है 4.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, which is option number D. So option D is the correct answer for this particular question, all of you. Next question is the correction for sag is, देखिए जो sag का करेक्शन होता है क्या होता है, इस तरीके से ये पूछ रहा है, and this is the, again important question and most repetitive question. This is the important question and the most repetitive question here, because करेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, वो नेगेटिव होता है। जो करेक्शन होता है सैग का, इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। ठीक है ना, the correction to the sag is always subtractive. Let's see the answer, and yes, it is absolutely correct. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव की कैटेगरी में भी है। करेक्शन जो होता है सैग का, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना, एरर पॉजिटिव होता है, करेक्शन नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वर्जिन फ्लो। वर्जिन फ्लो बेसिकली क्या होता है, अगेन ये वो फ्लो होता है जो कि फर्दर मिलने से पहले ही क्या है आपका वैनिश हो चुका है। अब
पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा फिर हमें पता चलेगा। The flow in the river downstream of a gauging station, the flow in the river upstream of the gauging station, the flow unaffected by the works of man, or the flow that would exist in the stream if there were no abstraction to the precipitation। तो बताएं, ऑप्शन ए देखते हैं, the flow in the river downstream of a gauging station, the flow, अच्छा ये वर्जिन फ्लो है, आई एम सो सॉरी मैंने वर्जिन रिवर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये वर्जिन फ्लो है, वर्जिन फ्लो इज क्वाइट डिफरेंट। तो द फ्लो इन द रिवर डाउनस्ट्रीम ऑफ अ गॉजिंग स्टेशन, द फ्लो इन द रिवर अपस्ट्रीम ऑफ द गॉजिंग स्टेशन, the flow unaffected by the works of man, or the flow that would exist in the stream if there were no abstraction to the precipitation। तो वर्जिन फ्लो की जब आप बच्चों बात करते हैं तो ये नेचुरल फ्लो है which is unaffected by the जिसे कहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस से अनअफेक्टेड रहता है, ऐसे फ्लो को आप वर्जिन फ्लो की कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये वर्जिन फ्लो तो बेसिकली नेचुरल फ्लो होता है जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना होता है, जबकि वर्जिन रिवर्स आपकी क्या होती हैं, वो आपकी वो रिवर्स होती हैं जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही वैनिश हो जाती हैं। ठीक है ना? तो हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरल फ्लो होता है विच इज अनऑल्टर्ड बाय दी ह्यूमंस और विच इज देयर विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो इसके साथ जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, द फ्लो अनअफेक्टेड बाय द वर्क्स ऑफ अ मैन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following categories is the river Ganga classified in the reach through UP and Bihar। देखिए ये क्वेश्चन आपका एई में आ रखा है, उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी आ रखा है, अदर एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है। सो और रिपीटेटिव क्वेश्चन है अगेन एसएससी जेई का भी। तो which of the following categories in the river Ganga is classified in the reach through UP and Bihar। क्या स्ट्रेट रिवर रहती है यूपी और बिहार के बीच में, क्या मेंडरिंग मतलब इस तरीके से zigzag वाले फॉर्म में रहती है, क्या ब्रेडेड में है या डेल्टिक में है। तो याद रखिएगा यूपी और बिहार के बीच में जो गंगा रहती है, रिवर गंगा, ये मिएंडरिंग फॉर्म में रहती है। कैसी? मिएंडरिंग, आई एम सो सॉरी इट्स नॉट मिएंडरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एज द स्पैन ऑफ ब्रिज इंक्रीजेस हाउ डज द इंपैक्ट फैक्टर वेरी। तो बच्चों जब आपका ब्रिज का जो स्पैन होगा अगर वो बढ़ जाता है तो इंपैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी, और वो फॉर्मूला किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से 4.5/6+L। तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो आपका इंपैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। लेंथ बढ़ेगा तो इंपैक्ट फैक्टर आपका डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द वेरियस एम्पिरिकल फॉर्मूले रिलेटिंग द फ्लड पीक टू द कैचमेंट एरिया, Ravi's formula is used all over the country, Dickens formula is used all over the country, English formula is used in the large part of northern India, या फिर Dickens formula is used in the large part of northern India। बताएं, जल्दी बताएं इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा जो Dickens formula है वो जिसे कहते हैं यूज किया जाता है द लार्ज पार्ट ऑफ द नदर्न इंडिया। ठीक है ना? बेसिकली ये नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत लार्जली यूज किया जाता है और साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में भी देखा जाता है। So Dickens formula is used in the large part of northern India is the right answer for this particular question all of you। Next question की तरफ बढ़ते हैं। Which type of cement is recommended in large mass works such as a dam? तो डैम के केस में तो आग बंद करके आपको जो सीमेंट लेना है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट ही आपके डैम के केस में यूज में लेकर आया जाता है क्योंकि इस सीमेंट में जो है आपका C2S का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है टू दैट ऑफ द C3S एंड C3A। क्लियर? और आप सभी को पता है C3A और जो C3S हैं, C3A C3S दोनों हीट रिलीज थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं, है ना? तो इसीलिए लो हीट सीमेंट में C2S का कंपोनेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है बच्चों। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब। देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज अगेन द मोस्ट जिसे कहते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि काफी जगह ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड कैटेगरी में भी इसीलिए है क्योंकि NHPC जेई में भी काफी आपको जिसे कहते हैं SSC जेई से रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मिल जाती है। ठीक है ना? तो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है ना? टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की वो क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शॉर्ट circuiting occurring in a sedimentation, this is circuiting not circulating, this is short circuiting, the short circuiting occurring in a sedimentation is represented by। तो जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है जो सेडिमेंटेशन में आप लोग देख रहे हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस लोडिंग, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, रीसर्कुलेशन रेशियो या फिर डिटेंशन टाइम। इससे पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किटिंग बच्चों होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है, मान लीजिए उसमें जो डिटेंशन टाइम था वो TD का था
और जो आपका पानी आया, मतलब इतने टाइम तक उसको रखना था ताकि उसमें अच्छे से सेटलिंग हो जाए, पर जो जिसे कहते हैं जो पानी आया, एक शॉर्टकट पाथ उसने फॉलो किया इनलेट से आउटलेट तक, और बहुत जिसे कहते हैं टीडी से कम टाइम के लिए वो वहां पे रहा, तो जिसकी वजह से उसका सेडिमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाया। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है इस केस को। द शॉर्ट सर्किटिंग विच इज अकरिंग इन द सेडिमेंटेशन टैंक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। आई होप आपको शॉर्ट सर्किटिंग अब समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय displacement efficiency. It is represented by the displacement efficiency. So option B is the right answer for this particular question, all of you. Clear? Moving towards the next question. The Muskingum method of flood routing gives Q2 is equal to C0 I2 plus C1 I1 plus C2 Q1. The coefficient in this equation will have the values such that, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी मस्किंगम इक्वेशन की बात होगी तो आपको याद रखना है C0 plus C1 plus C2 is equal to 1. It is not equal to 0, it is equal to 1. मस्किंगम इक्वेशन की जब बात होगी आपको ये इक्वेशन यहाँ पर बच्चों याद में रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फ्री पाइप आउटलेट इज अ, जो फ्री पाइप आउटलेट होता है वो रिजिड मॉड्यूल है, फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है, नॉन मॉड्यूलर मॉड्यूल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर जो आपका फ्री पाइप आउटलेट होता है बच्चों, वो आपका होता है फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। वो क्या होता है आपका, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल मॉड्यूल दैट वी हैव। सो फ्री पाइप आउटलेट इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कोगुलेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एलम। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमें पता ही होना चाहिए। तो एलम किसको कहा जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट को। दिस इज कॉमनली नोन एज एलम। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इफ द फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज, अब लाइन कोई लाइन है ए बी जिसकी जो फोर बेयरिंग है, फोर बेयरिंग उसकी कितनी है, 35 डिग्री है, 35 डिग्रीज यहाँ पर उसकी फोर बेयरिंग है, एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज 15 डिग्री। ठीक है ना, ये लाइन ए बी है, ए बी, इसकी तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, 35 डिग्री थी, और लाइन बीसी की जो है वो आपकी 15 डिग्री के अराउंड यहाँ पर बच्चों आपकी एंगल है, ये बेयरिंग है। देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन इज, ठीक है ना, देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन इज, तो बी की अगर 15, बीसी की अगर 15 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे आगे डायग्राम हालांकि बना होगा, अभी देख लेते हैं, ये 15 डिग्री का है और वो 35 डिग्री का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल किस तरीके से यहाँ पर आने वाला है, शेप देखिए कुछ इसी तरीके से जा रही है जैसे हम लोगों ने बनाई है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना रखी है, हमारी थोड़ी रफ है, तो इस तरीके से शेप बनेगी। देखिए ये 35 डिग्री यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने अगेन वो बनाया, और यहाँ पे बीसी का 15 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। अब इंक्लूडेड एंगल आप लोगों से पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, हमें देखिए यहाँ पे फोर बेयरिंग पता है ना, फोर बेयरिंग पता है, आपको एक फॉर्मूला भी पता है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180, ये पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आपकी फोर बेयरिंग 180 से ऊपर होगी तो माइनस का साइन आता है, फोर बेयरिंग अगर 180 से कम है तो प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे फोर बेयरिंग 35 डिग्री है एबी के लिए, ठीक है ना, तो बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी आपकी एबी की, 215 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बैक बेयरिंग ऑफ एबी इज 215। ठीक है, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनता है ये 215 डिग्री का यहाँ पर बनता है। अब बोलता है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन एबी एंड बीसी, एबी और बीसी के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो कितना होगा। अब आप खुद देखिए, जो पूरा सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। अगर इतना आपका 215 हो गया तो ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है, 360 माइनस क्या कर देंगे, 215 कर देंगे, 160 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ भी रहा होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लो सैंड फिल्टर्स रिक्वायर, तो स्लो सैंड फिल्टर को क्या चाहिए, फाइनर सैंड, कोर्स सैंड मीडिया, मीडियम सैंड मीडिया, या फिर एनी टाइप ऑफ सैंड मीडिया। स्लो सैंड फिल्टर को आपको क्या चाहिए रहता है, आप सभी को पता होगा, स्लो सैंड फिल्टर जो होते हैं ये आपका फाइन सैंड इनमें कुछ पोर्शन का होता है, और बाकी आपका कैसा पोर्शन होता है बच्चों, आपका को नीचे वाला नॉर्मल उसका होता है, यूजुअली फाइनर ऊपर पोर्शन ये प्रेफर करते हैं, कौन, आपके स्लो सैंड फिल्टर्स। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पर जैसे कि वो आपको क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, स्लो सैंड फिल्टर्स रिक्वायर फाइनर सैंड, अभी बताया इसमें कंपैरेटिवली जो सैंड होती है आप फाइन देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, कंपैरेटिवली फाइनर सैंड होती है। साइजेस आप लोगों को पता ही होंगे, यहाँ पे जो जिसे कहते हैं जो इफेक्टिव साइज स्लो सैंड फिल्टर के लिए होता है और जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर के लिए होता है, दोनों साइज अलग है। तो यहाँ पर आपका फाइन सैंड यूज होता है इन केस ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो ऑप्शन ए वुड गो विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर। यस वी आर राइट। ठीक है, देख साइज भी देख सकते हैं, 0.2 से 0.3 mm तक होता है, और रैपिड सैंड में 0.35 से 0.55 के अराउंड आप लोगों ने देखा होगा वहां। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट्स। दिवाली का ऑफर चल रहा है हमारे ऐप पे मेक इट इजी सिविल, तो अगर आप
कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं बच्चों तो आप इस यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, दिवाली ऑफ चल रहा है, तो कोई भी बच्चा जो अगेन अभी तक कोर्स नहीं खरीद पाया था किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो वो फ्लैट 50 पे यहाँ पर खरीद सकता है। और ये ऑफर अभी एक्टिव है, दिवाली के बाद नहीं रहेगा। तो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्स एट मेक इट इज सिविल ऐप, तो आप इस ऑफर को लगा के वो 50% फ्लैट ऑफ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 19 से 23 ऑफ अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगा बच्चों। तो इसी के साथ सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।